हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम तिवारी आप सभी का द बैक बेंचर्स क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यह बताया था आपको कल के वीडियो में कि हम जो है इकोनॉमिक्स के क्लास को लेकर आ रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स और मेंस जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का ये दोनों में हेल्पफुल होगा। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है नेशनल इनकम, दैट इज़ राष्ट्रीय आय। तो इसको हम लोग देखेंगे और मुझे लगता है कि ये छोटी वीडियोस रहेगी, मतलब ड्यूरेशन इसके कम होंगे और एक दो वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा और काफ़ी अच्छे से हम लोग ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में चीज़ों को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक जो है 4 ग्रुप में डिवाइडेड है, ठीक है। ग्रुप ए बी सी डी। तो ग्रुप ए से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप ए का जो है पहला हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। और अगर उसके अंदर जाइएगा तो वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। राष्ट्रीय आय की एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं उसको देखने को मिलेगा आपको। तो वो कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो उसी कड़ी में जो है पहला हमारा जो पॉइंट है वो है आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि क्या कहलाती है? जैसे आर्थिक गतिविधि को इंग्लिश में बोलेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाएगा। क्या कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? वस्तुओं का उत्पादन। क्या होगा यहाँ पे? वस्तुओं का उत्पादन होगा और सेवाओं का प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो इसी को जो है आर्थिक गतिविधि बोला जाएगा। तो वस्तुओं का उत्पादन मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ये क्या होगा? इसी को कहा जाएगा आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी यही है भाई, सीधा बात है। दूसरा क्या है? उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? उत्पाद मीन्स आउटपुट। आउटपुट क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो आउटपुट किसको कहते हैं? उत्पाद किसको कहा जाएगा? तो किसी देश में किसी दिए समय अवधि, कोई भी दिया गया समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन अ गिवन टाइम पीरियड इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट क्या हो गया भाई? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ all goods and services produced within an economy in a given time period। उसको क्या कहा जाएगा? आउटपुट बोला जाएगा, है ना। जो भी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं कोई भी अर्थव्यवस्था में और एक गिवन समय अवधि में, तो उसी को क्या बोला जाएगा? आउटपुट बोला जाएगा, ठीक है। अच्छा, आउटपुट में दोहरी गणना को हमें जो है नहीं करना होता है, अवॉइड करना होता है। दोहरी गणना मतलब डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को क्या करना होता है? अवॉइड करना होता है आउटपुट में, ठीक है। अब डबल काउंटिंग का कॉन्सेप्ट वैसे हम लोग आगे जो है जब मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो वहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताया जाएगा कि डबल काउंटिंग क्या होता है और किस तरीके से इसको अवॉइड करते हैं। इसको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में इसको जो इंटरमीडियरी गुड्स होते हैं उसको हटाते हैं। कोई भी एक फाइनल गुड होता है, एक इंटरमीडियरी गुड होता है। तो कोई भी मान लीजिए एक कपड़ा बन रहा है, तो कपड़ा बनने के क्रम में जो है
बहुत सारे इंटरमीडियरी गुड्स लगे होंगे, जैसे कि यार्न लगा होगा, धागे लगे होंगे, देन फिर उसका क्लोथ बना होगा, कपड़े बने होंगे, और कपड़ा के बाद फिर जाके ये शर्ट सिला गया होगा। समझ रहे हैं? तो मतलब ये प्रोसेस है। ये क्या है, अब यार्न का ही बार बार अगर वैल्यू जोड़ा जाएगा, ठीक है, यार्न 10 रुपये का था, अगर क्लोथ में भी जोड़ दिया जाएगा उस 10 रुपये को, फिर क्लोथ का जो वैल्यू था उसको शर्ट में जोड़ दिया जाएगा, तो ये फाइनल गुड्स का दाम जो है वो एक तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इन्फ्लेमेटरी रहेगा, और साथ ही साथ ये एक ही चीज़ का बार बार काउंटिंग होगा। जैसे यार्न का भी यहाँ पे भी हो जाएगा, फिर शर्ट में भी हो जाएगा काउंटिंग। तो हम क्या करते हैं कि फाइनल गुड्स का हम हमेशा जो है वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और ये डबल काउंटिंग का जो मतलब अवॉइड किस तरीके से किया जाता है उसको हम लोग ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे देखेंगे, जो हमारा सेक्शन रहेगा मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम, डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग ऑफ नेशनल इनकम, जो हमारा टॉपिक है उसमें। तो ये चीज़ ध्यान रखिए अभी आप लोग कि उत्पाद में जो आउटपुट है उसमें डबल काउंटिंग से बचा जाता है ना, इंटरमीडियरी गुड्स को नहीं काउंट किया जाता है, फाइनल गुड्स के वैल्यू को काउंट किया जाता है, और उसके बाद सेकंड हैंड जो वस्तुएं हैं उनको भी काउंट नहीं किया जाता है। जैसे कि सेकंड हैंड जो चीज़ बिकती है, सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट काउंटेड। आउटपुट में, नेशनल इनकम के आउटपुट में सेकेंड हैंड गुड्स को भी काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वो कॉन्सेप्ट है, चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं हम लोग कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, और नेशनल इनकम के क्या क्या जो है बाई प्रोडक्ट्स हैं चीज़, जो कि आपको समझ लेना है पहले, उसके बाद हम लोग फिर नेशनल इनकम पे आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है उत्पादन के कारक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वस्तुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक। कोई भी वस्तु जो उत्पादित हो रही है तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना, मतलब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो क्या क्या होंगे भाई, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? तो पहला हो जाएगा भूमि, भूमि मतलब लैंड। दूसरा श्रम माने लेबर। तीसरा पूंजी मतलब कैपिटल। और चौथा उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। अब अच्छा ये बताइए, लैंड से हमें क्या आता है? रेंट आता है। या फिर कोई भी व्यक्ति है जो अपना एक इंडस्ट्री को सेटअप किया हुआ है, तो उसको इंडस्ट्री को सेटअप किया हुआ है और कुछ वो प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ प्रोडक्ट को बना रहा है, तो मान लीजिए कहीं पे वो रेंट पे लैंड लिया, ठीक है, लैंड को रेंट पे लिया, तो लैंड के लिए क्या भरना पड़ेगा उसको? हर महीने रेंट देना होगा। फिर उसके बाद क्या किया, वो कुछ लेबर्स को हायर किया, तो लेबर को क्या देना होगा उसको? सैलरीज देने होंगे, वेजेस देने होगा, सैलरीज देने होंगे या फिर वेजेस, वो वेजेस देता होगा तभी तो प्रोड्यूस करेगा कोई भी प्रोडक्ट को। देन पूंजी, वो कैपिटल लगाएगा, जैसे कि मशीन बैठाएगा, है ना, उसके बाद रॉ मटेरियल्स लाएगा, तो ये सब क्या है? उसके पूंजी है। और लास्ट में क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या कमाएगा? प्रॉफिट कमाएगा।
लास्ट में उसको जाके क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, ये सारे चीज़ आते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड पे रेंट जाता है किसी का, और मान लो किसी को मिलता भी है तो वो इनकम हो गया एक तरह से। चीज़ों को समझिए, कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो क्या कर रहा है, लैंड का रेंट दे रहा है। किसको दे रहा है, किसी को दे रहा होगा जिसका लैंड होगा, तो उसको इनकम भी है लैंड पे किसी भी व्यक्ति का। लेबर है तो लेबर इंडस्ट्रियलिस्ट को तो सैलरी या वेज देना पड़ रहा है, लेकिन सैलरी या वेज क्या है, एक तरह से किसी के लिए इनकम भी है उस लेबर के लिए। तो जब हम इनकम मेथड निकालते हैं, क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम का मेथड ऑफ अकाउंटिंग में, तो यहाँ पे यही चारों चीज़ को लिया जाता है। तो खैर वहाँ पे और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इनकम मेथड मतलब जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं उनका इनकम पूरे साल में उस दिए गए समय अवधि में कितना हुआ, डेट इज़ नेशनल इनकम, ये भी कह दिया जाता है। तो ये एक तरीके से मतलब टाइप्स ऑफ फाइंडिंग द नेशनल इनकम है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये चारों चीज़ के कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद क्या कहते हैं भाई, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक आउटपुट। डोमेस्टिक आउटपुट, ठीक है, तो डोमेस्टिक आउटपुट क्या है, डोमेस्टिक आउटपुट या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या है भाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, भौगोलिक सीमा किसी देश का बोल रहा है तो लीजिए भाई बना दिया जाए भौगोलिक सीमा, भारत का ये जो है भौगोलिक सीमा है मान लीजिए। ठीक है, तो इस सीमा के अंदर ये जो भौगोलिक जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है उसके अंदर किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित पूर्ण वस्तुओं, पूर्ण मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, पूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। उसके साथ साथ और क्या है, यह परवाह किए बिना कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादक कौन है, मतलब उत्पादन तो हो रहा है किसी भी जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, उसका जो भी वस्तु और सेवा उत्पादित हो रहा है उसका क्या है, मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू को जो है आपको काउंट करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हु इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि वो भारतीय के द्वारा किया जा रहा है, किसी भारतीय के द्वारा किया जा रहा है या फिर विदेशियों के द्वारा, ये हमें अकाउंट नहीं करना है, अलग अलग नहीं करना है। बस ये देखना है कि उस जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए, उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है, डोमेस्टिक आउटपुट बोला जाता है। तो लिख सकते हैं इसका मॉनेटरी वैल्यू ऑफ all goods and services produced, all final goods and services produced within the geographic boundary of a country, and यह परवाह किए बिना कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादक कौन है, irrespective of who is producer of द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा,
डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाएगा या डोमेस्टिक आउटपुट कहा जाएगा। अब हम लोग देते हैं राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद मतलब नेशनल प्रोडक्ट। राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब या नेशनल आउटपुट भी बोल सकते हैं इसको, नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद मतलब नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल आउटपुट। ठीक है, तो राष्ट्रीय उत्पाद इसका टू क्या होगा, घरेलू उत्पाद, जो भी हमारा हमने ऊपर में पढ़ा था घरेलू उत्पाद को। ठीक है, जियोग्राफिकल बाउंड्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, और ये बिना देखे कि किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा भाई, घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों में रह रहे हैं भारतीयों की आय, जो भी विदेश में रह रहे हैं भारतीय, उनकी आय को क्या किया जाएगा, उसमें प्लस किया जाएगा। लेकिन माइनस भी किया जाएगा किस चीज़ को, भारत में रह रहे हैं विदेशियों की आय, जो भी यहाँ पे रह रहे हैं भारत में विदेशी, वो जो कमा रहे हैं उस आय को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल आउटपुट। इसको लिख लीजिए इंग्लिश में, नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस इंडियन लिविंग इन, या ऐसे इसको कीजिए, इनकम ऑफ इंडियंस लिविंग इन अब्रॉड माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया। ठीक है, तो ये जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब आता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशंस बोलेंगे। तो मूल्यह्रास क्या होता है, देखिए क्या होता है कि उत्पादन के प्रक्रिया में मशीनों की टूट फूट को ही मूल्यह्रास बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे उत्पादन हम कोई भी प्रोडक्ट को या सर्विसेज का कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि मशीनों में टूट फूट हो सकती है ना। कोई भी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है तो मशीन काम करती है 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, तो कुछ वियर एंड टीयर जो है मशीन में आते रहते हैं, तो उस वियर एंड टीयर को क्या बोला जाएगा, डिप्रिशिएशन बोला जाएगा। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को पढ़ना है आपको, सकल अवधारणा और निवल या फिर शुद्ध अवधारणा। तो पहले हम लोग इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों का टूट फूट मतलब नॉर्मल वियर एंड टीयर in a production process। नॉर्मल वियर एंड टीयर होगा मशीनों का इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और उसी को क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएशन बोला जाएगा। ठीक है, अब सकल अवधारणा इसमें क्या आती है, सकल अवधारणा मतलब ग्रॉस कॉन्सेप्ट। ग्रॉस कॉन्सेप्ट, तो ग्रॉस कॉन्सेप्ट क्या है भाई, मतलब कुल उत्पादन में सकल अवधारणा क्या कर रहा है, जो भी उत्पादन हुआ कुल उत्पादन में मूल्यह्रास शामिल नहीं किया जाता। मतलब मूल्यह्रास को काउंट नहीं किया जाता है, मूल्यह्रास को क्या किया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कुल उत्पादन को ही बस देखा जा रहा है, मशीन में क्या टूट फूट हुई उस अमाउंट को माइनस नहीं किया जा रहा है। बात को समझ रहे हैं ना। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, ग्रॉस कॉन्सेप्ट
उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस कॉन्सेप्ट। मतलब क्या किया जा रहा है कि आउटपुट में इफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी ignores depreciation, अगर डिप्रिशिएशन को इग्नोर कर दिया जा रहा है किसी भी इकोनॉमी में, जो भी आउटपुट हुआ है उसका, तो क्या होगा? डिप्रिशिएशन ऑफ व्हाट? मशीन्स। तो उसको क्या बोला जाएगा? ग्रॉस कॉन्सेप्ट बोला जाएगा। इफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इग्नोर्स डिप्रिशिएशन ऑफ मशीन, जो भी मशीन है उसके डिप्रिशिएशन को क्या कर दिया जाएगा? इग्नोर कर दिया जा रहा है किसी भी इकोनॉमी में, तो उसको क्या बोला जाएगा? ग्रॉस कॉन्सेप्ट बोला जाएगा। ठीक है। तो जैसे अब अगर आपको कैलकुलेट करना होगा जीएनपी या जीडीपी, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सकल घरेलू, सकल राष्ट्रीय घरेलू, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। और ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको बोलेंगे सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पे देखेंगे कि ग्रॉस का टर्म आ रहा है। ग्रॉस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे डिप्रिशिएशन को माइनस नहीं किया जाता है। डिप्रिशिएशन जो भी मशीन के वियर्स एंड टीयर हो रहे हैं उसको माइनस नहीं किया जाता है। और जीडीपी और जीएनपी को हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसको और बढ़िया से जो है हम लोग आगे समझेंगे। अभी बस कॉन्सेप्ट समझना है किस चीज़ को? मूल्यह्रास का, डिप्रिशिएशन को, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी हम लोग पढ़े ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये हमने जाना। भाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होता है जो कि कोई भी जियोग्राफिक बाउंड्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ हु इज़ द प्रोड्यूसर। और नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि आपको जो है नेट फैक्टर इनकम भी निकालना पड़ जाता है। नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस जो भी भारतीय बाहर में कमा रहे हैं उनकी आय, और माइनस होगा जो भी विदेशी भारत में कमा रहे हैं, भारत से आय जो है लेकर यहाँ से जा रहे हैं, तो उनके आय को माइनस किया जाएगा। तो आ जाता है क्या? नेशनल प्रोडक्ट हमारा आ जाता है। तो क्या कहा, अब ये ग्रॉस कॉन्सेप्ट और नेट कॉन्सेप्ट को भी हम लोग जाना कि ग्रॉस कॉन्सेप्ट में क्या होगा? डिप्रिसिएशन माइनस नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें डिप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया जाता है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और जो नेट कॉन्सेप्ट होगा उसमें क्या होगा? डिप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। नेट कॉन्सेप्ट क्या है भाई? नेट कॉन्सेप्ट कुल उत्पादन में मूल्यह्रास को शामिल किया जाता है। मतलब क्या होगा? मूल्यह्रास को अकाउंट किया जाता है। If depreciation is accounted in the total output of a economy, तो क्या हो जाएगा? डिप्रिसिएशन को अकाउंट करना मतलब डिप्रिसिएशन को घटाना। एक्चुअल में क्या हो रहा है? डिप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस होगा, जो भी वियर टीयर किया गया होगा उसको माइनस किया जाएगा। और ग्रॉस में क्या हो रहा है? डिप्रिसिएशन को इग्नोर कर दिया जा रहा है, घटाया नहीं जा रहा है। बात को समझ रहे हो ना? वो चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे दो चीज़ आपको पढ़ना होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट
जिसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और नेट डोमेस्टिक, इसको बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब यहाँ पे शुद्ध क्यों है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और शुद्ध इसलिए लगा है क्योंकि इसमें माइनस किया गया है इसको, डिप्रिसिएशन को, मूल्यह्रास को, डिप्रिसिएशन को क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। मतलब इसमें माइनस किया जाएगा, नहीं, इसमें माइनस नहीं किया जाएगा। मतलब जो जीएनपी था, ग्रॉस कॉन्सेप्ट जो था, उसमें से माइनस करके इसको निकाला गया है। मतलब ये कैसे आता होगा, तो जीएनपी और यहाँ पे जीडीपी। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दिया होगा डेप्रिसिएशन को, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट, इधर आपको ले लेना है LHS RHS, और जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन होगा तो क्या आ जाएगा, ये शुद्ध घरेलू उत्पाद। चीज़ों को समझ रहे हो। अब आता है हमारा कारक लागत, मतलब फैक्टर कॉस्ट। हम लोग जान लेते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है भाई। दो चीज़ यहाँ पे समझना होगा अभी आपको, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। अभी हम लोग ने पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या हमने देखा था, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसमें 4 चीज़ों को हमने देखा था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड है क्या हमारा फैक्टर कॉस्ट भी बेस्ड है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के सभी कारकों का कुल लागत। ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसको प्रोड्यूस करने में, उत्पादन करने में जो भी कारक इन्वॉल्व हुए थे, फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए थे, उसका कुल लागत क्या है। तो फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए होंगे, लैंड हुआ होगा जिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सेटअप किया गया होगा, लेबर पे कुछ खर्च आए होंगे, रॉ मटेरियल लिया गया होगा फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने में, कैपिटल में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कैपिटल में क्या क्या आ जाता है, कोई मशीन लिया जाए, रॉ मटेरियल्स लिया जाए, वो सब हमारे कैपिटल है। और फिर एंटरप्रेन्योरशिप की दिमाग को भी जो है यूज़ किया गया होगा, उसके स्ट्रैटेजीज़ को भी यूज़ किया गया होगा प्रोडक्शन करने में। तो ये सारा चीज़ खर्च बैठे होंगे, और उसी खर्च को क्या बोला जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। मतलब कहने का मतलब यह है फैक्टर कॉस्ट में समझने वाली चीज़ कि मान लीजिए कोई भी एक इंडस्ट्री है, ये गोला क्या है, इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल्स है उसका खर्च, जो लेबर लगे उसका खर्च, ये जो बिल्डिंग वगैरह बना था उस पर रेंट वगैरह देना होता था उसका खर्च, एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक कहिए तो जो इनटेंजिबल जो है उसके बुद्धिमत्ता का यूज़ किया गया उसका खर्च। तो जो भी प्रोडक्ट बन के यहाँ पे उत्पादन बना, मान लेट से कि एक बिस्किट बनाया गया पार्ले जी का, तो ये बिस्किट को बनने में जितना पैसा खर्च हुआ उसको क्या बोला जाएगा, फैक्टर कॉस्ट बोला जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे ही बिस्किट बाहर आएगा यहाँ से इंडस्ट्री से, ये क्या हो जाएगा, ये मार्केट हो जाएगा। जैसे ही मार्केट में आएगा तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, अभी मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपये हैं, तो आगे चल के इसका दाम क्या होगा, बढ़ेगा ही, ऑब्वियस बात है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जाता है, इसमें सरकार जो है इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ेगा, कुछ सब्सिडी को घटाया भी जाएगा, सब्सिडी अगर देगा तो किसी भी प्रोडक्ट पे, तो उस तरीके से अगर फैक्टर कॉस्ट 10 है तो आगे चल के इसका दाम अमूमन बढ़ता ही है, घटता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के सभी कारकों की कुल लागत। ठीक है, ये क्या है,
इट इज़ द टोटल कॉस्ट of all factor of production. और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का यूज़ हुआ है उसका कॉस्ट, ठीक है। यह क्या होता है? जो फैक्टर कॉस्ट होता है वो उत्पादकों की ओर से वस्तु का मूल्य होता है, ठीक है। जो भी उत्पादक वर्ग है उसके तरफ से जो वस्तु का मूल्य होगा उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कि प्राइस ऑफ कमोडिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर साइड, ठीक है। प्रोड्यूसर साइड से जो भी प्राइस है किसी वस्तु का उसको ही क्या बोला जाएगा? फैक्टर कॉस्ट बोला जाएगा। बाजार मूल्य मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है भाई? तो मार्केट प्राइस किसको बोलते हैं? वह मूल्य जिस पर कोई उत्पाद बाजार में बेची जाती है, ऐसा मूल्य जिस पे कोई भी प्रोडक्ट को क्या किया जा रहा है? बाजार में बेचा जा रहा है, ठीक है। इट इज द प्राइस एट विच a product is sold in market। यह वैसा प्राइस है जिस पे क्या हो रहा है? कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा रहा है, उसको बाजार मूल्य बोला जाता है। अच्छा, ये इंक्लूड क्या करता है? दिस इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड करेगा? उत्पादन की लागत, है ना। जो भी प्रोडक्शन के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उसको इंक्लूड करेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा? वही लैंड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे रेंट देगा, है ना। लेबर को क्या देगा? वेजेस देगा या सैलरी देगा। उसके बाद कैपिटल, उसका क्या लगेगा? कैपिटल लगेगा, जैसे मशीन का या फिर कुछ इनपुट कॉस्ट उसका लगेगा ना भाई। मटेरियल, रॉ मटेरियल सब लाएगा तो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ क्या लगेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कुछ मान लीजिए इंटरेस्ट वगैरह भी उसको पे करना होगा। पॉल्यूशन अगर करता होगा वो इंडस्ट्री, तो चीज़ समझ रहे ना। तो ये सारा चीज़ क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह जाएंगे। जो भी मार्केट प्राइस है वो कौन कौन चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा ये हम देख रहे हैं। तो एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इन्वॉल्व करेगा, इंक्लूड करेगा अपने अंदर, ठीक है, शामिल करेगा। दूसरा चीज़ क्या करेगा? सरकार द्वारा लगाया गया कर। सरकार जो है कोई भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो उस पर क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। तो टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आप इसको कि इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। और सरकारी सब्सिडी इसको भी इंक्लूड करता है। गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को भी इंक्लूड करता है। इंक्लूड करना मतलब क्या होगा कि सब्सिडी अगर कोई दिया जाता है तो सब्सिडी एक्चुअली माइनस ही होता है, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी मार्केट में अगर टोटल जो प्रोडक्शन हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में, लेट से कि 10 रुपये लगा, टैक्स जो है सरकार के द्वारा ये टैक्स जो है लगाया गया 2 रुपये का या 3 रुपये का टैक्स लगा दिया गया, और फिर सब्सिडी भी दे दिया गया 1 रुपये का। ठीक है, 1 रुपये का क्या दिया गया, सब्सिडी। तो ये टैक्स जो होगा क्या होगा, जोड़ा जाएगा, लेकिन सब्सिडी को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो 10 3 13 में से एक गए तो क्या होता है, ₹12। तो ये प्रोडक्ट जब मार्केट में बिकेगा तो कितने में बिकेगा, 12 रुपये में बिकेगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझ रहे हैं ना। ये मार्केट प्राइस क्या है, सभी को इंक्लूड कर रहा है, इन सभी चीज़ों को, सभी आयामों को, जैसे फैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ये आपका इंटरेस्ट हो गया, और ये सब्सिडी हो गया, इन तीनों चीज़ को इंक्लूड करेगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कारक मूल्य और बाजार मूल्य के बीच संबंध। कारक मूल्य और बाजार मूल्य मतलब रिलेशन बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। बाजार मूल्य क्या है, मार्केट प्राइस। कारक मूल्य, बाजार मूल्य इज इक्वल टू क्या होगा, कारक मूल्य फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर, जैसा कि हमने एक एग्जांपल में देकर आपको बताया भी। ठीक है, कारक मूल्य प्लस अप्रत्यक्ष कर और माइनस सब्सिडी। तो लिख लीजिए मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, अब इसी को अगर हम LHS RHS को थोड़ा सा घुमाएं तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट अगर हमें निकालना हो तो फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस उधर जाएगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, और सब्सिडी भी क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। तो मार्केट प्राइस माइनस क्या होगा, इनडायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स, और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्सिडी। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट अगर निकालना होगा तो आपको मार्केट प्राइस में से माइनस करना होगा इनडायरेक्ट टैक्स को और प्लस करना होगा सब्सिडीज़ को। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे भी, जब नेशनल इनकम हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एट मार्केट प्राइस, एट कॉस्ट प्राइस, नेशनल इनकम, GDP एट मार्केट प्राइस, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, ये सब मतलब हम लोग आगे चल के देखते हैं, मतलब देखेंगे। ठीक है, तो नेशनल इनकम को हम लोग इस तरीके से कंप्लीट करेंगे और काफ़ी ब्रीफ वे में कंप्लीट करेंगे। जो चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है JPSC सिविल सर्विसेज में, उसको हम लोग डील करेंगे, और यही है। बाकी आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ये हैंडआउट्स दे दिया जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम का ये हमारा लोगो है, मतलब QR कोड है, इसको आप स्कैन करके भी टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।